नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसको लेकर भारत की सरकार जितनी सतर्क नजर आ रही है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम जिस तरह सेना का जवाबी प्रहार को लेकर तैयारियों की जो कयास है, उन सब के बीच रणनीतिक रूप से भारत की सरकार ने जो जवाब दिया है, चाहे सिंधु समझौता हो, चाहे पाकिस्तान से यहाँ पर रहने वाले लोगों की वीजा का मामला हो, या फिर भारत में पाकिस्तानी दूतावास, तमाम जो प्रहार है वो सरकार की तरफ से रणनीतिक रूप से तो कर दिए गए हैं, लेकिन सामरिक रूप से किस तरह का प्रहार होगा, किस तरह का जवाब दिया जाएगा, हिंदुस्तान के लोग, देश की उम्मीदें भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से। सवाल ये भी है कि ऐसे वक्त में थोड़ा धीरज से सोच समझकर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि ग्लोबल वैश्विक स्तर पर क्या संदेश देना है, ये भी भारत सरकार के सामने चुनौती है। तो क्या कुछ चल रहा है सरकार के स्तर पर, उसको लेकर लगातार हम अपडेट्स देख रहे हैं, लेकिन क्या कुछ होना चाहिए, देश की आवाम क्या सोच रही हैं, और नीति निर्माण के साथ साथ विषय विशेषज्ञ इस विषय को लेकर क्या राय रखते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। लेफ्टिनेंट कर्नल शुभंकर मिश्र राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट हैं, प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेफ्टिनेंट साहब, स्वागत आपसे ही करते हैं, शुरुआत आपसे ही करते हैं। शुभंकर मिश्र जी, आज की तारीख में अभी तक जो रणनीतिक रूप से संदेश दिए गए हैं उत्तरकाल में, सवाल हमारे जो हैं, क्या पाकिस्तान पर एक और बड़ी स्ट्राइक होने वाली है? उस स्ट्राइक किस तरह की हो सकती है? क्या भारत के सख्त फैसले से पाकिस्तान की तरफ से कोई जिस तरह का इस वक्त पाकिस्तान का रुख देखने को मिल रहा है, पहलगाम आतंकी हमले का जवाब किस अंदाज में भारत देगा, और क्या पाकिस्तान अभी इस फैसले से भारत के डरा हुआ है? कम से कम सिंधु समझौता लंबे समय से, आपको कब याद है लेफ्टिनेंट कर्नल शुभंकर मिश्र, इससे पहले सिंधु समझौते को रद्द किया गया हो? आपका ऑडियो नहीं आ रहा है मिश्र साहब। मीना जी, आपको और सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी आज तक कभी रद्द नहीं की गई थी और अभी भी रद्द नहीं की गई है। इसको सस्पेंड किया गया, इट हैज बीन हेल्ड इन अबेयंस। सो रद्द तो नहीं हुई है। हाँ, इसका जहां तक असर होना है, असर होने में समय लगेगा, क्योंकि पानी का बहाव अचानक से नहीं रोका जा सकता। बट अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि अब हम इस तरीके की कार्रवाई भी करने पर ना सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि हम कर भी रहे हैं। कल के जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्शंस बताए थे, उसमें ये इंडस वाटर ट्रीटी के हेल्ड इन अबेयंस करने के अलावा अटारी बॉर्डर को क्लोज करना और एस वीजा पे, जो लोग 7 कंट्रीज के लिए स्पेशल वीजा के प्रोविजन पे इंडिया में थे, खास करके वो लोग हैं जो भारत में अपने इलाज के लिए आए हुए थे। कल मैं देख रहा था कई जगह पे सोशल मीडिया पे लोगों को ये भ्रम हो गया था कि जो पाकिस्तान से आए हुए सारे लोग जो वीसा पे हैं उन सबको वापस जाने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं है। इनमें से सिर्फ उन लोगों को अभी वापस जाने के लिए कहा गया है जो एसवीएस वीजा पे है। एक विशेष तरह का वीजा होता है जो इलाज के लिए आने वाले लोगों को खास कर दिया जाता है। लोगों की चिंता थी कि जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं, क्या उनको भी वापस जाने के लिए कहा जाएगा, जिनको अभी तक नागरिकता नहीं दी गई है, तो वो इसके अंडर कवर्ड नहीं। उसके बाद आपका एक्शन था कि जो हमारे डिफेंस एडवाइजर्स हैं, हम अपने मिलिट्री अटैची और जो भी हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के डिफेंस एडवाइजर्स पाकिस्तान की एम्बेसीज और हाई कमिश्नर्स में हैं, वहां से हम वापस बुला रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम यहाँ से उनको जाने के लिए 1 हफ्ते का उनको समय दिया गया। आमतौर पे भारत में पाकिस्तान की और पाकिस्तान में भारत के उच्च दूतावास में 55 की नफरी रहती है, जिसको कम करके 35 पे लाया जा रहा है। ये भी एक बड़ा स्टेप है। इससे हमारे बीच की तलखी साफ तौर पे समझ में आती है। ये हमारा, अगर आप कहें तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्स था, जो डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स। देखिए, जहां तक मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात है, मिलिट्री रिस्पॉन्स कब होगा, कैसे होगा, इसकी चर्चा के लिए शायद ये ना तो मंच उपयुक्त है, ना हमारे पास इतनी जानकारी अभी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि मिलिट्री टारगेट्स ऑलरेडी तैयार हैं। वो
कौन से टारगेट को सिलेक्ट किया जाएगा, नीति नियंता जो है हमारे तय करेंगे। काफी सारी चीजें इसके पीछे होती हैं जो कि एक निर्णय पर पहुंचने पे मदद करती हैं। उन सब के बारे में ये उपयुक्त मंच नहीं है बात करने के लिए, बट इतना बिल्कुल जरूर है ठीक, जो बिल्कुल हमारे ठीक, साथ इतना बिल्कुल ठीक। ट्रेंड है वो देखते हुए कि बिल्कुल कुछ ना कुछ तो होगा, इतना पक्का है। कुछ न कुछ होगा भारत सरकार से, ये अपेक्षा है। पिछले लंबे अनुभव के आधार पर भी ये कह सकते हैं, और सरकार के तेवर के लिहाज से भी कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ होगा। लेकिन जो बात आपने कही शुभंकर मिश्र जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सही, सटीक, कि ये सही मंच नहीं है, सही प्लेटफॉर्म नहीं है। आज की तारीख में, और आज ही नहीं, पिछले कुछ लंबे समय से हम देखते हैं कि टीवी स्टूडियोज ही जो हैं वो दरअसल वॉर, ऐसा लगता है अटारी और भारत पाकिस्तान का बॉर्डर वही बने हुए हैं और वहीं से बैठकर तय हो रहा है, जो कि कभी भी एप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए। ना ही ऐसे संवेदनशील समय पर, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर इस तरह की बातें भी की जानी चाहिए। भारत सरकार का फैसला है, सरकार सक्षम है और सरकार के साथ वैश्विक ताकत भी है। अब कौन सी ताकत कहां से कितनी लगेगी ये देखना होगा, लेकिन ये तय है कि आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, नैतिक आधार पर, कानूनी आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी हम एक नजर डालें, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। आपका कहना सही है, नैतिक आधार है, दूसरे आधार हैं, जियो पॉलिटिकल स्टेटस है, डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं और अपनी जो वायुसेना, जल सेना, थल सेना, इन सब की शक्ति है। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है, मानना पड़ेगा कि एक तरह का ये युद्ध है, हमारी तरफ से नहीं, ये पाकिस्तान की तरफ से ही रहा है। लाख उनको समझाने के पश्चात भी वो आतंकवादियों के रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने बहुत बहुत साफ साफ उनको संदेश दे दिया, दुनिया के किसी भी कोने में ये आतंकवादी होंगे और उनको जो पाल रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, उनको छोटा बख्शा नहीं जाएगा। और जो बची खुची जमीन है आतंकी, उसको मिटा दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण का संदेश है। वो सामान्यतः कभी अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी जाते हैं तो हिंदी में, पर आज उन्होंने अंग्रेजी में बोलकर पूरी दुनिया को ये संदेशा दे दिया, क्या ऐसा इलाज किया जाएगा जिसको कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। वैसे कल इस चैनल पर जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो मैंने यही सुझाव जो भारत सरकार ने कल लागू कर दिया है, उसमें एक सुझाव अकेला बचा हुआ है, वो ये है कि आज भी भारत से महत्वपूर्ण चीजों का निर्यात अरब देशों के नाम पर पाकिस्तान को हो रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? दवाइयां जो है पाकिस्तान में बनती ही नहीं है, 10% बनती हैं, 90% वहां रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। तो भारत से ही पूरी दवाइयां वहां जा रही हैं, हमको उस पर बंदिश लगाना चाहिए। देखिए अभी पाकिस्तान घुटने में आ जाएगा, लाना पड़ेगा उसको। ये टैक्टिक्स हैं। इन वार एंड लव एवरीथिंग इज फेयर। चाणक्य नीति बताती है हमको युद्ध में एक्यूप्रेशर टेक्निक यूज करना पड़ेगी, कहाँ दबाया जाए, उसका असर कहाँ होगा। जैसे डिप्लोमेसी में हमारे प्रधानमंत्री ने मालदीव का इलाज किया था, कितना बौखला रहा था, और एक रात उन्होंने लक्षद्वीप में गुजारी और मालदीव घुटने में आ गया। तो देखिएगा पाकिस्तान का जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति में उनके स्वयं के रक्षा मंत्री ने उनकी पार्लियामेंट में बोला है कि इस समय देश में 2 करोड़ 20 लाख भिखारी मौजूद हैं। सोचिए जिस देश में आबादी 22 करोड़ हो, उसमें 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं। ये ऑफिशियल उनका। और दूसरा, वहां की क्या स्थिति है? लोग हज के नाम पर प्राइवेट उसमें जाते हैं, उनसे 45,000 लोग जो भिखारी थे उनको अभी भेजा है वापस। क्या बुरी हालत है। जिस देश की इतनी बुरी हालत है, अब नवाज शरीफ साहब दौड़े दौड़े पाकिस्तान चले आ रहे हैं। वो शायद इसलिए आ रहे हैं कि उनकी और मोदी
जी से बड़ी दोस्ती है तो शायद समझौता करा देंगे, लेकिन आतंकवादियों को पालने के लिए, उनके ट्रेनिंग कैंप के लिए हम उन कैंप का कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ पर हैं, वो वहां कितने आतंकवादी काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से भेजा जाता है। अभी जो आतंकवादी आए हैं उनका ब्लड टेस्ट करके देख लीजिए, सब में आपको ड्रग मिलेंगी। मैं उनको वहां कैंप में रखकर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें इस तरह की झूठी फिल्में बताई जाती हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारतीय सेना कितना अत्याचार कर रही है, जो कि सरासर झूठ है। और माइंड वॉश करने का काम किया जाता है, और निश्चित ही उसके बिना ये मुमकिन भी नहीं है कि कोई इस तरह से लोगों की इतनी बड़ी संख्या में जान लेने का दुस्साहस कर पाए। दरअसल साहस नहीं है, वो दुस्साहस है। सवाल ये है नावेश शिको जी कि आज की तारीख में भारत सरकार के सामने एक चुनौती है। इस चुनौती से लड़ने के लिए उन्हें एक तरफ देश की जनता को ये बताना है कि वो एक मजबूत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट भी सबको सुनाएंगे जिसका जिक्र अभी डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने किया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो हम सुनाएंगे आपको। नावेश शिको जी, आपसे सवाल लेने से पहले मैं प्रधानमंत्री ने इस विषय पर जो कुछ देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा है, पहले हमारे सभी दर्शकों को हम प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट एक बार फिर से सुनाते हैं। अप्रैल को जम्मू कश्मीर जी के पहलगाम में जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य मुझे लगता है कि देश को कहीं ना कहीं एक ढाढ़स देने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने ललकारा है। नावेश जी, हम पहले प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। कल्पना से भी बड़ी सजा क्या हो सकती है नावेश शिको जी? जी बिल्कुल। ये वक्तव्य जो है प्रधानमंत्री जी का कहीं ना कहीं हमारे जख्मों पर मरहम रख रहा है और एक उम्मीद की, एक आशा की किरण दिखाई दे रही है कि जो दुस्साहस पाकिस्तान ने किया है उसको करारा जवाब मिलेगा। और वाकई प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य जो है वो हमें कहीं ढाढ़स दे रहा है, कहीं ना कहीं हमें राहत दे रहा है और इस बात के संकेत दे रहा है कि जो दुस्साहस किया है उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि शायद भविष्य में इस तरह का पाकिस्तान को दुस्साहस ना कर पाए। लेकिन इस बड़ा हादसा, एक बड़ी घटना के पीछे बहुत सारे कारण सामने आ रहे हैं। एक कारण बिल्कुल साफ हो गया है, अब उस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये नापाक पाकिस्तान ने ये हरकत की है। भारत जैसे विशाल और एक बड़े दिल के एक बहुत ही महान देश के साथ में इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश और इतने बड़ी अमानवीय कदम उठाया है, उसके सारे लगभग प्रमाण सामने आ गए हैं कि ये नापाक हरकत पाकिस्तान की ही है। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक दो पहलू और भी हैं कि इस हरकत के पीछे सिर्फ हमारे कुछ देशवासियों को, निर्देश देशवासियों को शहीद करना, उनको मारना ही नहीं है। हमारे पर्यटन को, हमारे जिसको हम स्वर्ग कहते रहे हैं कश्मीर को, वहां की अर्थव्यवस्था, देश को कमजोर करना और देश में दहशत पैदा करने की साजिश ही नहीं है, बल्कि इस महान देश की जो सबसे बड़ी ताकत है, एकता की ताकत, अनेकता में एकता की ताकत, जहाँ सारी जातियां, कई धर्म, कई जातियां, कई अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं और दुनिया को दिखाते हैं
किस तरीके से हम करोड़ों लोग एक साथ रह के मोहब्बत के साथ में किसी देश को संचालित कर सकते हैं, उसको विकास की राह पे ला सकते हैं। उस देश में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई है, बाकायदा स्क्रिप्टेड है। आतंकवादियों की ये जो हरकत है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने का एक बहुत स्क्रिप्टेड जो है, एक बहुत बड़ा अपराध, एक बहुत बड़ा अमानवीय कदम उठाया है। ये एक बिंदु महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ा दूसरा बिंदु और है कि भारत जो बहुत शक्तिशाली देश है, जो तरक्की की राह पर लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी सरकार जिसके प्रधानमंत्री भी काफी ताकतवर है, जिनकी एक अपनी वैश्विक वैल्यू है, जिनकी एक कूटनीतिक जो उनकी शक्ति है, उसका भी लोहा लिया जाता है। और पाकिस्तान जो दिन पे दिन बर्बाद होता जा रहा है, जो हमारे किसी एक छोटे से राज्य क्या एक शहर के बराबर भी नहीं है, जहां गरीबी, फकीरी और भीख मांगने का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उस देश ने इतने महान देश पे कैसे हमला कर दिया? सवाल इस बात का भी है। हमारी सरहदें कितनी मजबूत है, हमें गर्व है, और हमें अपनी सरकार पे भी गर्व है, अपने प्रधानमंत्री पर भी गर्व है। लेकिन बड़ा प्रश्न तो ये होता है इस तरीके से, जहां पर हम कुछ तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है नावेशिको जी को। लेफ्टिनेंट कर्नल शुभंकर मिश्रा, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। किस तरह की भारत सरकार से पुलिस बल भी और आर्मी भी एक बार देखना होगा कि आखिर ये कहां से चूक हुई है। ये कोई बड़ी साजिश ऐसी तो नहीं है कि हमारे नाविक जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं शुभंकर मिश्र जी आपके पास वापस आ रही हूँ। कुछ तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुभंकर जी, सवाल ये है, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है, आप कश्मीर में भी रहे हैं, करीब से भारत सरकार और खास करके पाकिस्तान के साथ रिश्तों की ग्राउंड रियलिटी को भी आपने देखा है, और रणनीतिक जो डेवलपमेंट साल दर साल हुए हैं पाकिस्तान के साथ, दुर्भाग्यवश हमारे अच्छे रिश्ते नहीं बन पाए, कभी नहीं हुए, और उसका कारण भी समझ में आता है, देश और दुनिया के सामने है। आज की जो स्थिति है उसमें क्या क्या अपेक्षित है, क्या कर सकती है, संभावनाएं किस तरह की है भारत सरकार की आज जितनी ताकत है उसके मुताबिक? मीना जी, देखिए, जिस तरीके से अभी चीजें हो रही हैं और जो आज प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, उससे ये तो साफ है कि जो भी कदम उठाए जाएंगे वो काफी कठोर होंगे। सैन्य कदम क्या होंगे, जैसे हमने पहले बात की, उसमें वो तीनों सर्विसेज का मिला जुला प्रयास होगा या किसी एक सर्विस का होगा, ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। ये बेहतर होगा कि जब ये काम हो जाए उसके बाद हम उसके बारे में बात करें। उसके पहले कुछ भी कहना है, मतलब जैसा आपने भी बोला कि आजकल टीवी स्टूडियो पे इतने ज्यादा इंटेलिजेंस एक्सपर्ट और इतने ज्यादा डिफेंस एक्सपर्ट आ गए हैं कि मुश्किल हो जाती है, लोगों सारी वॉर रूम और वॉर गेमिंग वही करना शुरू कर देते हैं। इतना पक्का है कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई के पीछे जो कारण है, अगर आप उसको देखना चाहें, ये पाकिस्तान की तरफ से हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने के लिए हिंदुस्तान में नहीं किया गया, इस बारे में बिल्कुल क्लियर। इसके लिए हमारे यहाँ बहुत से लोग पहले से हैं और वो काम अपना बखूबी करते रहते हैं। हर 15-20 दिन एक बार वो ये काम कर लेते हैं। उसके लिए हमें बाहर से कुछ मदद नहीं चाहिए, हम अपने यहाँ अपने लोगों को मारने के लिए काफी। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिहादी मानसिकता के पीछे कारण क्या है। और अगर आप थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें, जिस दिन ये घटना हुई है वो घटना का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस यहाँ, वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत के प्रधानमंत्री उस दिन सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के साथ, और साथ में शायद लोगों को ना पता हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उसी दिन तुर्की में। अब आपको यहाँ पे एक चीज मैं और बताऊं कि तुर्की आज की डेट में ये चाहता है कि सऊदी अरबिया की जो एक हेजिमनी है अरब कंट्रीज में, उसको तोड़ के एक नया अरब ब्लॉक बनाए जिसमें वो पाकिस्तान को अपने साथ करना चाहते। जिस तरीके से सऊदी अरबिया अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है और इस्लाम की जो एक पुरानी, मतलब मैं किसी धर्म के बारे में कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ, बट इस्लाम की पुरानी रवायतों को छोड़ एक तरीके से मॉडर्न इस्लाम की तरफ चल रहा है, वो तुर्की को बर्दाश्त नहीं है। और ये कारण है कि तुर्की एक नया ब्लॉक बनाना चाहता है जिसमें वो पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है।
टर्की एंड पाकिस्तान के प्रीमियर एक साथ टर्की में है, सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान के प्रीमियर एक साथ रियाद में है, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत। ये कोई मतलब सामान्य कोइंसिडेंस नहीं है, और ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके दिन बहुत पहले से निर्धारित। ये कार्रवाई जो की गई है ये मुख्य रूप से 3 कारण से की गई है। पहला कारण है कश्मीर की जनता को ये बताना कि आप जिस तरीके से सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप तिरंगा झंडा उठा के घूम रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं। और ये हमें कौन है? ये हमें कोई आतंकवादी दस्ता नहीं है। द रेजिस्टेंस फ्रंट या उनके मालिक लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद, ये बहुत छोटे पुर्जे हैं। ये जो मालिक हैं ये हैं ये पाकिस्तानी आर्मी स्टैब्लिशमेंट। तो जब तक हम पाकिस्तानी आर्मी स्टैब्लिशमेंट को नहीं हिट करेंगे तब तक हम कहीं नहीं पहुंचे। पाकिस्तान की एक फिलॉसफी है जिसको मिलिट्री डॉक्ट्रिन कहते हैं, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, और ये शुरू हुई थी जनरल जियाउल हक के टाइम पे, और इसके पीछे सोर्स था मिस्टर भुट्टो का वो बयान कि हम चाहे 1000 साल तक हमें लड़ना पड़े बट हम हिंदुस्तान को 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ेंगे, चाहे हमें घास खाना पड़े लेकिन हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे। ये कारण है कि पाकिस्तान की आर्मी एक शुरुआत में सेक्युलर आर्मी थी, और धीरे धीरे भुट्टो के टाइम पे और खास करके जियाउल हक के टाइम पे आज की डेट में पूरी तरीके से एक कौमी आर्मी बन गई है और जिहादी आर्मी। तो ये जो जिहाद की मानसिकता है और इस्लामिक जिहाद की जो मानसिकता है, हम इससे बच के नहीं जा सकते। इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जी, हमें जो ध्यान रखना पड़ेगा डॉक्टर राम श्रीवास्तव, सवाल ये है कि भारत सरकार निश्चित ही अभी तक, आज ही नहीं, अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को याद करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर को याद करें, या उससे पहले भी चले जाएं, नेहरू ने जहां एक व्यापक सोच, गुट निरपेक्षता, पूरे देश में ग्लोबल लीडर बनने की ठानी, वहीं पाकिस्तान में शुरुआती, जैसा कि अभी हमारे डिस्कशन में आया कि वहां पर आपने कहा था श्रीवास्तव जी कि जिस तरह से वहां पर भिखारियों की संख्या है, अपने देश को लेकर वो व्यापक सोच या वो गतिशील सोच जो है वो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनमें आ ही नहीं पाई, और उसी का नतीजा है कि इस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करके सिर्फ आतंकवाद के नाम पर अपनी अपनी दुकानें वहां के राजनेताओं को और आर्मी से, खास करके आर्मी चीफ को चलानी होती है। इसीलिए वहां सत्ता में स्थायित्व भी नहीं आ पाया। लेकिन जो कुछ है, हकीकत यह है कि उसका दर्द आज हिंदुस्तान की जनता भुगत रही है, लंबे समय से भुगत रही है। समय दर समय हमने अपने लोगों को खोया है, और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में यहाँ पर मानवीयता से ज्यादा, जैसा आपने पहले कहा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो बात यह है, सवाल यह है कि भारत सरकार कर क्या सकती है? 1, 2, 3, मतलब अभी की जो सरकार की स्थिति है उससे समझ में क्या आता है? सरकार को करना चाहिए क्या? देखिए, 2 चीज कैसा हुआ, क्यों हुआ, और जियाउल साहब के सामने किस तरह से स्थिति बदल गई है। यहाँ मैं बताऊं, मैं जियाउल साहब के जमाने में पाकिस्तान गया था, मैंने अच्छी तरह से स्टडी किया है, देखा है। मेरे समझ में एक जो चीज आई है वो महत्वपूर्ण ये है कि आजादी के बाद भारत ने तो जमींदारी प्रथा पूरी तरह से नष्ट कर दी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी है। लेकिन वह जमींदार कौन है? बड़े बड़े जागीरदार कौन है? वो सब आर्मी ऑफिसर्स हैं। वो कौन है? राजनेता हैं। इन लोगों ने कभी देश के विकास के ही नहीं था। यही एक कारण है कि वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मुश्किल से जो होना चाहिए था वो 5% भी नहीं है। वहां सुई धागे तक जो है चीन से चले आते हैं। अब उनको ऐसा लग गया कि चीन को उन्होंने काफी हिस्सा उनका ग्वादर और कोयले की खदान है और आपके सोने की यूरेनियम की खदान है, ये सब चूंकि उनको 99 ईयर्स के लिए गिफ्ट है, तो वो सोचते हैं चीन आप ऐसा कर लेगा। तो इन जितने भी राजनेता हैं, फौजी अफसरान हैं, अकेले बाजवा साहब जो पहले रिटायर हुए थे, उनकी आज की संपत्ति कितना है? डॉक्यूमेंटेड है, 63 बिलियन। सोचिए क्या हालत है। और अभी की जो स्थिति आ रही है
वो ये आ रही है कि जनरल मुनीर का रिटायरमेंट नवंबर में है, उनको कतई इस बात की उम्मीद नहीं है उनका एक्सटेंशन हो जाएगा। उन्होंने भी अरबों खरबों की संपत्ति विदेशों में कर ली है। और रहा सवाल ये कि अगर यहाँ पर भारत किसी तरह से हमला कर देता है तो मार्शल लॉ लगाकर वो दूसरे जो है डिक्टेटर वहां की कुर्सी पर जो बैठता है, चिपकता है, जिंदगी भर नहीं छोड़ता है। और वहां तो इतिहास रहा है, मारो और कुर्सी पर बैठो। जिस कौन की कहूंगा बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये संस्कृति रही है कि बाप को मार कर गद्दी नशीन हुआ करते हैं, वो जीन्स अभी भी वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन प्रजातंत्र का जो असली अस्तित्व है उससे रखते रहेंगे। लेकिन अब चूंकि अति हो चुकी है, उनका इलाज करना बहुत आवश्यक है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं, कल मैंने आपकी चर्चा में सब बताए थे। अब मैं एक और बताता हूँ। आज जो हुआ है सूरत, हमारा IAS सूरत ने जो एक परीक्षण किया है, बहुत सांकेतिक है। निश्चित रूप से अभी जो बंदिश लगाई है एक्स पर पाकिस्तान के ट्विटर पर पुराने, ये अपने आप में मायने रखती है। ट्रंप ने जो कुछ भारत सरकार को अपना समर्थन दिया है हर स्तर पर, पुतिन ने जो समर्थन दिया है, तो आज की तारीख में निश्चित होकर हमको इजराइल की मानसिकता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये आतंकवाद के जो सर्प हैं जिनका की जहर अभी उगल रहा है और अधिकांश वो भारत में छिपे हुए हैं। अब तो अगला कदम ये आने वाला है, तो आप निश्चित मानिए कि हर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में जितने भी बाशिंदे हैं उनका आधार कार्ड टेस्ट किया जाएगा, पकड़ा जाएगा कौन है, कहाँ है, कैसे रहा है, और वो पकड़कर उनको अच्छी सजा दी जाएगी। क्योंकि इस बात की जानकारी है कि ये जो आतंकवाद फैल रहा है इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य गजवाए हिंद। क्योंकि इसका असर केवल पाकिस्तान में नहीं है, केवल हिंदुस्तान के कुछ जगहों में नहीं है, मुर्शिदाबाद में नहीं है, इसका असर बांग्लादेश में भी है। अगर मानवता के विकास के हित में और भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य की सीमाओं के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस आतंकवाद की पनपते हुए जहर को जहां से पैदा हुआ है वहीं कुचलना पड़ेगा। उस दिशा में हमारी जी निश्चित रूप से। नावेश शिको जी, सवाल ये है कि कुचलने मसलने के सिलसिले में जिस तरह से आम लोगों की जान जाती है और दुनिया भर में जिस तरह से आतंकवाद को पनपाने वाले लोग जो हैं, भारत के साथ इस वक्त वैश्विक अगर हम नजर डालें तो अमेरिका और इजराइल के साथ साथ अगर पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो भारत को जो समर्थन है जिस बड़ी संख्या में, पाकिस्तान का जिसकी तरफ संकेत शुभांकर मिश्र जी ने भी किया कि टर्की जो है वो मतलब पाकिस्तान, ये जो पूरा मुस्लिम समाज और मुस्लिम में भी क्या इस्लाम के नाम पर जिस तरह से चरमपंथी लोग जिस स्तर तक जा रहे हैं और जिस तरह की आतंकवादी कार्यवाहियों को अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले जो लोग हैं और दुनिया की जो नजर है हिंदुस्तान पर, अगर आप वैश्विक दृष्टि से देखें नावेश शिको जी, तो भारत के साथ समर्थन बहुत बड़ा है। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये जो रद्द की है, जो दुस्साहस किया है, उससे पाकिस्तान के खिलाफ पूरा विश्व खड़ा है और भारत के समर्थन में खुल के सामने आ गई है सारी दुनिया। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की हरकतें पाकिस्तान करता रहा है। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया की यही एक इमेज है कि एक लाइन में पाकिस्तान का मतलब एक आतंकवादी, छोटा सा कमजोर सा राष्ट्र, ये कहा जाता है। और इस घटना के बाद भी भारत के साथ पूरी दुनिया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आतंकवाद को पूरी दुनिया में फैलाने का जो एक सिंडिकेट है, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है। वो पाकिस्तान एक केंद्र है। दो चीजें हैं, इस सारी बातों के साथ हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी सरकार की एक बड़ी चूक थी और हमारी सरकार के जो दावे रहे हैं वो गलत साबित कई मायनों में हुए हैं।
और इसके साथ ये बात भी सही है कि इस हादसे के बाद जो हमारी भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, वो बहुत चुस्त और दुरुस्त और बहुत बेहतर कदम उठाए हैं। सारे फैसले, प्रधानमंत्री जी का भाषण वाक़ई एक बहुत ही सराहनीय और बहुत बेहतरीन। एक तो ये कि एक चूक थी और दूसरी ये कि इस चूक के बाद में सबक हुआ है भारत सरकार को और हमारे प्रधानमंत्री को। एक चीज़ जो मुझे लगती है अहम है कि आज के समय में हालाँकि आपने ये ज़िक्र किया और ये बात होना भी चाहिए है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पब्लिक डोमेन पे या टेलीविज़न पे लाइव नहीं करनी चाहिए। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सार्वजनिक बात हो चुकी है क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेताओं ने इस बात का ऐलान भी किया था कई बार। इसलिए बात को दोहरा रहे थे कि हमारा देश एक उम्मीद कर रहा है और करता रहेगा जब तक हमें इसमें सफलता नहीं मिलेगी कि पाक के कब्जे में जो एक कश्मीर का एक छोटा-सा टुकड़ा है, इसको आज़ाद कराना होगा और भारत इस दिशा में काम कर रहा है। जैसा कि हमारे देश की सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के बयानों से पता चला है और करना भी चाहिए। ये इंसानियत का तकाज़ा है क्योंकि वहाँ के लोग वाक़ई बहुत परेशान हो चुके हैं, वो आज़ादी चाहते हैं, उन पर बड़ा ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहा है। उस दिशा में अब हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। आज की तारीख में एक बहुत मज़बूत सरकार है और सरकार के जो विचार हैं, जो हौसले हैं, वो भी बड़े मज़बूत हैं। हमारे गृह मंत्री जी एक बहुत बड़े ताकतवर राजनेता हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान दिन पे दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। वहाँ ज़ुल्म बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया ने उसको एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया है, उसका बायकॉट कर दिया है। ऐसे में हमारे देश की सेना का, हमारी देश की सरकार का ये फर्ज भी बनता है और उनको ये वादा भी पूरा करना पड़ेगा कि वो हिस्सा जो गुलाम बना हुआ है, जहाँ की आबादी बहुत तंग आ चुकी है पाकिस्तान की हरकतों से और पाकिस्तान के उस मकड़ जाल से और उस बंदिशों से, उसको आज़ाद करना पड़ेगा और पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि बस इस बात की जी कहीं न कहीं से खबर जल्दी जी से आ जाए कि वो उस पाकिस्तान जी। अब उस कश्मीर जिसको हमने एक स्वर्ग वैसे कहा तो जाता है, भारत उस भारत कश्मीर का भारत हिस्सा जो पाकिस्तान के भारत हिस्से में उस है, बुद्ध की ज़ुल्म-ओ-सितम भूमि का है शिकार है, जहाँ वो अहिंसा उसको का आज़ाद करने संदेश की कोशिश है। तेज़ हो गई। यहाँ की जी, नावेद जी, वैसे तो हिंदुस्तान उस बुद्ध की भूमि है जो अहिंसा में सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। लेकिन जब बात स्वाभिमान की, अभिमान की आती है और देश की और ख़ास करके हमारे यहाँ तो भारत माँ कहा जाता है। जब माँ के ऊपर प्रहार होता है तो निश्चित रूप से प्रहार दूसरी बार कड़ा करना पड़ेगा, मतलब पलटवार कड़ा करना पड़ेगा और वो भारत की सरकार क्या करती है, क्या करेगी, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान के सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है जिनकी जान चली गई है, कुछ परिवारों ने अपने रिश्तेदारों को, अपनों को खोया है, सिर्फ बात वहां तक नहीं है। अगर इसे नहीं रोका गया तो आतंकवाद की जड़ें ज्यादा गहरी होंगी। इसलिए ऐसे सिलसिलों को रोकना बहुत जरूरी है और बहुत जबरदस्त ढंग से रोकना जरूरी है। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि बहुत इसका जो जवाब है वो बहुत कड़ा दिया जाएगा, बहुत कड़ा दिया जाएगा। तो देखना होगा भारत की सरकार क्या कुछ करती है। इस वक्त तक, अभी तक जितने फैसले लिए हैं भारत की, हिंदुस्तान की जनता ने, उनको बहुत सरकार के प्रयासों की एक चौतरफा सराहना भी हुई है। अब देखना होगा कि ये जो जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है उनके घावों पर मरहम लगाने के लिए जो रणनीतिक रूप से तो प्रयास हुए हैं, लेकिन अब आगे सरकार और क्या कुछ करती है। न्यूज़ 24 पर आज हमारे जितने भी साथी कश्मीर के इस पूरे आतंकवादी हमले में जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को गंवाया है, उन सबको न्यूज़ 24 की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि के साथ ही आप सबसे अनुमति लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज मेरे साथ इतना ही।